हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, इससे पहले लेक्चर में हम लोग बात किए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से बनता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड में से कुछ कुछ मॉलिक्यूल या कुछ आयन को अंदर बाहर कर सकते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं वो एज अ कैरियर के थ्रू क्या होता है, कुछ आयंस या कुछ मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो यदि सिंपल हम बात करेंगे कि यदि मेम्ब्रेन के यदि लिपिड मॉलिक्यूल से यदि कोई लिपिड वाला पोर्शन से यदि कोई मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलेंगे। और यदि हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं, यदि उनमें से कोई मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर होते हैं और वो लिपिड और प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मोस्टली दो प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें डिफ्यूजन आता है। ओके, और जब डिफ्यूजन होता है तो या बोल सकते हो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कोई एटीपी उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। ओके, यानी कि उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से कैटेगरीज आते हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ओके, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उस चीज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके, शुरू करते हैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। सेलुलर मेम्ब्रेन्स रेगुलेट द ट्रैफिक ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इनटू एंड आउट ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स। ओके, जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक ट्रैफिक की तरह क्या करता है, रेगुलेट करता है किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ले जाने में। और उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं इसमें इस तरीके का रेगुलेशन ऑर्गेनेल्स में भी होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनेल्स देखिए, एक तो सेल है, सेल के पास खुद का मेम्ब्रेन होता है और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास भी अपना मेम्ब्रेन होता है। ओके, द रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में यदि डिफ्यूजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है और दूसरा होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ओके, तो यदि हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें, द रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस across a membrane is proportional to its concentration gradient and hydrophobicity। यदि हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो जब डिफ्यूजन किस कंडीशन में होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, विथ द एक्सेप्शन ऑफ गैसेस, कुछ गैसेस है क्या, ये जो गैसेस होता है ये क्या है, कुछ एक्सेप्शन होता है यहाँ पर। अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो सकता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ स्मॉल या अनचार्ज्ड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, मोस्ट मॉलिक्यूल कैन नॉट डिफ्यूज अक्रॉस अ प्योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, कुछ अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है, कुछ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या नहीं कर सकते हैं, डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं मेम्ब्रेन को। ओके, ये कभी भी मेम्ब्रेन को डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। इनके लिए कुछ अलग सा कैरियर बना होगा जिसके थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रोवाइड अ हाइड्रोफिलिक passes way for molecules and ion to travel through a hydrophobic interior of a membrane। ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, मेम्ब्रेन से पास करवा सकते हैं। या तो हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं या हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं, दोनों प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ओके,
Three class of transmembrane protein mediated transport of ions, sugar, amino acid and other metabolite across cellular biomembrane. Okay. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल जैसे हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, जैसे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ आयंस हो गया, शुगर मॉलिक्यूल हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, और बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जिसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बायोमेम्ब्रेन के थ्रू होता है। जैसे यहाँ पर हम कंसीडर यदि करें तो चैनल के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है, कुछ ट्रांसपोर्टर लगा होता है जो प्रोटीन का बना होता है, चैनल भी प्रोटीन का बना होता है, ट्रांसपोर्टर बना होता है। तो ये चैनल, ट्रांसपोर्टर, इनके बारे में, एटीपी पावर्ड पंप, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ओके, तो ये सारे प्रोटीन के बने होते हैं, अलग अलग तरीके से चैनल बना होता है, ट्रांसपोर्टर, उसके एटीपी पावर्ड पंप, ये सारे प्रोटीन के बने होते हैं और उनका फंक्शन अलग तरीके से होता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद हम यदि बात करते हैं कुछ चैनल के बारे में, यदि बात करते हैं, चैनल फॉर्म अ हाइड्रोफिलिक ट्यूब थ्रू which water or ion move down a concentration gradient, a process known as facilitated diffusion. ओके, चैनल एक तो प्रोटीन का बना होता है। यदि हम जैसे इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे डिफ्यूजन के बारे में, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या हो सकता है, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और उसी तरीके से यदि हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो इसमें क्या होता है, चैनल होता है, कैरियर होता है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, कोई भी हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक जो मॉलिक्यूल होता है या वाटर होते हैं, वो क्या हो सकता है, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन उनका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, फैसिलिटेटेड में क्या होगा, ये डाउन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, ये भी क्या होता है, आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा। कुछ यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की बात यदि हम करें, ट्रांसपोर्टर फॉल इनटू थ्री ग्रुप्स। ओके, ट्रांसपोर्टर क्या होता है, तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टर का। जैसे यूनिपोर्टर ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, जैसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात हम यदि करें, जैसे कि चैनल के बारे में यदि हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, थ्रू मूव करता है। उसके बाद ये यूनिपोर्टर का एग्जांपल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्पोर्टर, उसके बाद है एंटीपोर्टर, कपल मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस या सबस्ट्रेट अगेन इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, जो सिम्पोर्टर और जो एंटीपोर्टर होते हैं वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करता है, यानी कि वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। और ये जो सिम्पोर्टर और जो एंटीपोर्टर होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काउंट होते हैं। ओके, और जो यूनिपोर्टर होता है मोस्टली वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम उसको काउंट करते हैं, इसमें कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। और जो सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर होता है इसमें कपल मूवमेंट होता है, यानी कि दो एक ही साथ दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं या एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, तब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर किस तरीके से काम करता है। उसके बाद जो तीसरा कंडीशन हमारा है एटीपी पावर्ड पंप। ATP powered pump couple the movement of a substrate against its concentration gradient to ATP hydrolysis, a process known as active transport। जो ओके, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें क्या होता है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। ओके, तो ये इसमें क्या होता है, अपहिल मूवमेंट होता है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, डाउन हिल मूवमेंट होता है। तो जब डाउन हिल मूवमेंट होता है तो उसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब अप हिल मूवमेंट होगा तो उसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? तो इस तरीके जहां पर भी एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो उस कंडीशन में उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसीडर करेंगे। ओके, conformational changes are essential to the function of all membrane transport protein. Speed of transport depend on number of substrate molecule or ion that can pass through a protein at ओके जब भी प्रोटीन के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस प्रोटीन में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है। और जब वो बाइंड करता है तो प्रोटीन का कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है। और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो स्पीड होगा वो डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट की संख्या कितना है। ओके, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कितना है, उस नंबर ऑफ सबस्ट्रेट के बेसिस पर हम काउंट करेंगे कि कितना स्पीड से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ओके, बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि किस किस मॉलिक्यूल या किस किस आयन का ट्रांसपोर्टेशन मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से होता है और किन का
ट्रांसपोर्टेशन आसानी से नहीं हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंसीडर कर रहे हैं, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से चीजों का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सकता है, या हम बात करेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट या और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हम गैसेस की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे क्या हो सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो सकता है, इसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कुछ स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल, ओके, स्मॉल होंगे बहुत तभी उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, स्पीड से होगा, यदि वो लार्ज होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। कुछ अनचार्ज मॉलिक्यूल होगा, कुछ पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ओके, ये क्या हो सकते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल या अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल की बात हम करें तो एथेनॉल, ओके, एथेनॉल क्या हो सकता है, ये भी इसका डिफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जैसे वाटर हो गया, यूरिया हो गया, ये क्या है, स्लाइटली परमिएबल हो सकता है, या तो ये बिल्कुल भी इम्परमिएबल होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से यूरिया कुछ स्लाइटली परमिएबल हो सकता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल नहीं जा सकता। तो इस तरीके से ये कुछ कुछ एग्जांपल है जो कि हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में काउंट करते हैं। और जब यहाँ पर देख रहे हो जैसे कि लार्ज हो गया है, अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल हो गया, जैसे कि हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ओके, जैसे अनचार्ज में यहाँ पर हम बात करते हैं, या पोलर में हम बात करते हैं अनचार्ज मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज हो गया है, पोलर मॉलिक्यूल में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया है। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो इनकी जो साइज होती है बहुत बड़ी होती है, और ये क्या होता है, ऊपर से अनचार्ज्ड होते हैं और पोलर भी होते हैं। इस तरीके का जो मॉलिक्यूल होंगे ये बिल्कुल भी आपका डिफ्यूजन के थ्रू या पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकते। इनके लिए अलग सा कैरियर बना होगा जिसके थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। कुछ आयंस यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ओके, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जितने भी सारे यहाँ पर आप देख रहे हो आयंस, ये भी क्या नहीं हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें क्या है, ये सब क्या है, पोलर है, यानी कि इसमें चार्ज लगा हुआ है। तो ये जो चार्ज वाला जितने भी आयंस है ये विदाउट कैरियर के क्या नहीं हो सकते, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और भी मॉलिक्यूल देखते हैं, जैसे कि चार्ज मॉलिक्यूल, पोलर चार्ज मॉलिक्यूल देखते हैं। ये चार्ज है, पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे अमाइनो एसिड होता है, उसके बाद एटीपी हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो ये जितने प्रकार के चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे ये भी मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्टेशन या मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकते हैं नॉर्मल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के। इसके लिए भी क्या होगा, कुछ अलग से ट्रांसपोर्टर लगा होगा जिसके थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो कितने प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कितने प्रकार से हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन। ओके, यदि हम डिफ्यूजन की बात करें तो हम पहले बताया कि जो डिफ्यूजन होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी कि डाउन हिल मूवमेंट होता है। ओके, तो सिंपल डिफ्यूजन एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे इसमें एक सॉल्यूट को हम लिए हैं या सब्सटेंस को लिया है, तो ये बाहर से कहा जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, ओके, आउट टू इन जा रहा है। उसके बाद अब देखिए इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कंडीशन क्या है, इसमें नॉन पोलर होगा, कंपाउंड्स ओनली डाउन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। डाउन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा। इसी प्रकार से दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये दोनों क्या है, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट में काउंट होता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरीके से होता है, और इनके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। ओके, देखिए नॉर्मल जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसमें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उनमें भी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल होता है उनका साइज क्या होता है, थोड़ा सा लार्ज हो जाता है। इसी वजह से ये नॉर्मल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से क्रॉस नहीं हो सकते, जिसकी वजह से इसमें कुछ कैरियर प्रोटीन लगे होते हैं जिनके थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, जो तीसरा कंडीशन है उसमें हम बात करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये पैसिव
तो रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम काउंट करते हैं, देखिए सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये क्या है हमारा पैसिव डिफ्यूजन है, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। और जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काउंट होंगे। ओके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पहला जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पर अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ड्राइवन बाय एटीपी। इसमें क्या होगा, कोई भी सबस्ट्रेट या सॉल्यूट क्या होगा, या आउटसाइड टू इनसाइड यहाँ पर आएगा, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, एटीपी की जरूरत पड़ती है। ओके, और ये क्या होगा आपका जस्ट पैसिव डिफ्यूजन के अपोजिट होगा। इसमें क्या हो रहा था, हाई टू लो जा रहा था, इसमें क्या होगा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अपहिल मूवमेंट होगा। ओके, तो जब अपहिल मूवमेंट होगा उसमें क्या होगा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब तो इस तरीके का जो कंडीशन है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसी प्रकार से यहाँ पर जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ओके, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से देख सकते हैं, अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ड्राइवन बाय आयन मूविंग डाउन इट्स कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ पर देखिए जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, आउट टू इन जा रहा है, तो उसमें क्या लग रहा है, एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी कि एटीपी यानी एनर्जी यहाँ पर लग रहा है। अब जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट या जो देखिए या जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या होगा, आउट टू इन जा रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो जब ये लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, यानी कि अपहिल मूवमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में एटीपी लग रहा है, और उस एटीपी से जो एनर्जी निकल रहा है उसी एनर्जी का यूज करके यहाँ पर कुछ आयन होते हैं, वो आयन भी क्या होता है, मूवमेंट करते हैं। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में को ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें दो चीजों का एक साथ ट्रांसपोर्ट होता है, इसी को बोलते हैं सिम्पोर्टर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो पहला वाला जो मॉलिक्यूल जाएंगे, ओके, जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसी एनर्जी का यूज करके दूसरा मॉलिक्यूल भी उसके साथ साथ मूवमेंट करेंगे। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करेंगे। ओके, या तो लो से हाई जा सकते, या तो हाई से वो लो की तरफ जा सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर एक साथ दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इस तरीके का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जो हमारा एक और कंडीशन है जिसको बोलते हैं हम आयन चैनल। ओके, चैनल के थ्रू क्या होगा, कुछ चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसे कि एक्वापोरिन हो गया जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, कुछ आयन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये क्या होगा, डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में भी गेटेड बाय लिगेंड और आयन। ओके, इसमें कुछ लिगेंड होता है जो लिगेंड बाइंड करता है, उसके बाद लिगेंड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कुछ आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो किसके थ्रू होगा, आयन चैनल के थ्रू होगा। ओके, इसमें क्या होगा, डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी कि इसमें क्या होगा, फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। ओके, तो जब आयन चैनल के बारे में बात करेंगे तब हम देखेंगे वहां पर कि किस तरीके से आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर जो और एक कंडीशन है जिसका नाम है आयनोफोर मीडिएटेड आयन ट्रांसपोर्ट। ये भी, इसमें भी क्या होगा, जो एक आयनोफोर होता है, एक प्रोटीन होता है जिसमें क्या होता है, किसी भी आयन को बाइंड करते हैं या आयनोफोर आयन के थ्रू बाइंड करने के बाद क्या होता है, ये क्योंकि जो नॉर्मल आयन होता है वो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आयनोफोर होते हैं, आयनोफोर क्या करता है, इस आयन को अपने अंदर बाइंड करते हैं और क्या करते हैं, ये आउट टू इनसाइड इसको ले जाते हैं, और जब ये इनसाइड ले जाते हैं तो इस आयन को अंदर छोड़ देते हैं और फिर ये फ्री हो जाते हैं, उसके बाद फिर वापस से बाहर चला आता है। तो इस तरह के कुछ आयनोफोर होंगे, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। आयनोफोर, तो इसमें भी क्या होगा, डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी कि इसमें भी क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन था कि इतने प्रकार से क्या हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ डायग्राम की, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ डायग्राम इस तरीके से हम बात करते हैं। ये जैसा चैनल हो गया है, ओके, चैनल के थ्रू कुछ ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से हो रहा है, कब क्लोज होगा कब ओपन होगा, जब ओपन होगा तो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से होगा। ओके, तो जो चैनल है उसमें क्या, इसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखना है कि जो चैनल्स होते हैं वो पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है नॉर्मली। ओके,
तो जब चैनल होता है वो 10⁻7 टू 10⁸ मॉलिक्यूल या आयन का क्या कर सकते हैं पर सेकंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सीएसआर के बी पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी चैनल का रेट क्या होता है, उसका स्पीड क्या होता है। ओके, तो ये है 10⁻7 टू 10⁸ आयंस पर सेकंड इसका मूवमेंट होता है। उसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टर है, जैसे कि हमने बात की इससे पहले भी, एंटीपोर्टर होता है, सॉरी यूनिपोर्टर होता है, जो कि एक ही डायरेक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद जो सिम पोर्टर होता है, ये एक ही डायरेक्शन में, ओके, दोनों मॉलिक्यूल क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, उसको बोलेंगे सिम पोर्टर। उसके बाद जो एंटी पोर्टर होता है, ये क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइम पे क्या होगा, मूवमेंट होगा। इस तरीके से 3 प्रकार के ट्रांसपोर्टर लगा होता है। ओके, तो ये सारे क्या होता है, प्रोटीन के बने होते हैं। जो ट्रांसपोर्टर होता है उसका जो स्पीड होता है वो होता है 10⁻2 टू 10⁻4 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। ओके, उसके बाद थर्ड कंडीशन है ये एटीपी पावर पंप। ओके, ये इसमें क्या होता है, एटीपी पावर पंप होता है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, किसी आयन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, उसमें एटीपी की जरूरत पड़ रही है। इसका जो स्पीड है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का, उसका स्पीड क्या है, 10⁻3 आयंस पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था, आपको ये इसको ध्यान में रखना है। आज के लेक्चर का हमारा जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, वो जो इम्पोर्टेंट है आज के लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिफ्यूजन का, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का। तो हम देखेंगे यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन का। ओके, तो यदि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में एक फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर लगा हुआ है, और इसके जो ए पार्ट है वो क्या है, आपका सिंपल डिफ्यूजन है, और इसका जो बी वाला पोर्शन है ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। ओके, समझने की कोशिश करेंगे, और दोनों के बीच में एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम यहाँ पर जो उनका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन का। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, only gases such as oxygen and carbon dioxide and small uncharged polar molecules such as the urea and ethanol can readily move across a passive artificial membrane composed of pure phospholipid or phospholipid and cholesterol। ओके, तो इस तरीके से कुछ फॉस्फोलिपिड और जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ओके, कोलेस्ट्रॉल या फॉस्फोलिपिड हो गया, उसके बाद गैसियस मॉलिक्यूल हो गया, एथेनॉल हो गया, यूरिया हो गया, इन सारे मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है नॉर्मल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसमें से आसानी से क्रॉस हो सकता है। ओके, such molecule can also diffuse across cellular membrane without the aid of transporter protein। ओके, इस तरीके से इसमें इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें कोई भी आपका ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है, या कोई ट्रांसपोर्टर यानी कोई प्रोटीन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है। नो मेटाबॉलिक एनर्जी इज एक्सपेंडेड during simple diffusion because movement is from a high to a low concentration of the molecule down its chemical concentration gradient। ओके, क्योंकि इसमें क्या होगा, कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें जो मूवमेंट होता है क्या होता है, आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक सॉल्यूट है, एक सॉल्यूट के चारों तरफ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ओके, और ये क्या होगा, नॉन पोलर है, ये कोई पोलर नहीं है, और इसके चारों तरफ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, कोई भी सॉल्यूट अगर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और वो हाइड्रेटेड कंडीशन में होता है। लेकिन जब भी उस मॉलिक्यूल या उस सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट होना होता है तो उसको डिहाइड्रेट होना होता है। ओके, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, ये क्या होता है, आपका लो इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में क्या होता है, लो इंटरेक्शन होता है। ओके, इंटरेक्शन उतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं होता है यहाँ पर। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, इनमें जो वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, इस वाटर मॉलिक्यूल को ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, डिहाइड्रेट कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि इसमें क्या है, इतना ज्यादा
एनर्जी नहीं लगता है। ओके, क्योंकि ये क्या है, एक तो इनका इंटरेक्शन लो है, इस सॉल्यूट के साथ इनका इंटरेक्शन बहुत अच्छे से नहीं है। तो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर सकता है, इस वाटर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिहाइड्रेट कर सकता है। ओके, जब ये वाटर मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिहाइड्रेट कर दिया जाएगा, तो ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या होगा, जो सॉल्यूट है ये सॉल्यूट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। जब ये अंदर आ जाएगा तो वापस से क्या हो जाएगा, ये रीहाइड्रेट कंडीशन में हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये इस तरीके से किसी भी सॉल्यूट या किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सिंपल डिफ्यूजन रिमूवल ऑफ हाइड्रेशन shell is highly endergonic and its and the energy of activation for diffusion through the bilayer is very high। ओके, क्या होगा, जब भी कोई सॉलिड मॉलिक्यूल होगा तो उसके चारों तरफ हाइड्रेटेड कंडीशन होगा, लेकिन इस हाइड्रेटेड कंडीशन को इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, डिहाइड्रेट कर दिया जाता है। ओके, क्योंकि इनके इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हुआ है, तो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस वाटर मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेट कर देते हैं और ये वापस अंदर चला आता है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का जो एक्टिवेशन एनर्जी है बहुत ज्यादा होता है, इनका जो फ्री एनर्जी होता है बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो इस फ्री एनर्जी की वजह से क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल यदि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और उसका फ्री एनर्जी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसका यूज करके क्या कर सकते हैं, वो मॉलिक्यूल आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक कोई भी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आ सकता है। ओके, तो ये था सिंपल डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट। अब जब हम दूसरे कंडीशन की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर जो बी वाला कंडीशन है वो क्या है, हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो जब भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात हम करेंगे, तो यहाँ पर नॉर्मल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है फॉस्फोलिपिड का, उस फॉस्फोलिपिड से कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि क्या होता है, ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो रहा है, इस ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल होता है ये क्या हो सकता है, पोलर हो सकता है, इसका साइज क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। और जब पोलर मॉलिक्यूल होगा तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ घिरा हुआ है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये जो पोलर मॉलिक्यूल होगा, इनका जो बॉन्ड का जो इंटरेक्शन होगा बहुत क्या होगा, अच्छे से होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हाई एनर्जी बॉन्ड क्रिएट होगा और इस बॉन्ड को नॉर्मल जो फॉस्फोलिपिड का जो बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है वो तोड़ नहीं पाते हैं। ओके, ओके, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस बॉन्ड, ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, जो पोलर मॉलिक्यूल है, इनके चारों तरफ क्या हाइड्रेटेड कंडीशन है, तो इस हाइड्रेटेड कंडीशन से ये जब डिहाइड्रेट कंडीशन होगा तो नॉर्मल फॉस्फोलिपिड इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छे से है। ओके, तो इस इंटरेक्शन को कौन ब्रेक करते हैं, यहाँ पर जो कैरियर प्रोटीन लगा होता है, ये जो प्रोटीन का वो लगा हुआ जो कैरियर या जो कैरियर प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन हेल्प करता है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ओके, यानी कहने का मतलब होता है, जिस तरीके से देखिए यहाँ पर जो आपका सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, यहाँ पर इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा था, फ्री एनर्जी का यूज करके क्या कर रहा था वो आउटसाइड से इनसाइड आ रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर इसको आउटसाइड से इनसाइड आना है, तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है और इसका जो फ्री एनर्जी है, उस फ्री एनर्जी को यहाँ पर जो प्रोटीन लगा हुआ है, जो कैरियर प्रोटीन लगा हुआ है, ये फ्री एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, या उसके एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, बहुत लो कर देते हैं। और जैसे उसके एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जो है ये बाहर से अंदर की तरफ आने लगेगा। ओके, अगर हम इसको इस तरीके से इस ग्राफ के थ्रू यदि हम समझें, जैसे इस तरीके से ये ग्राफ, जैसे कि हम इससे पहले इस तरीके का ग्राफ कहाँ पर पढ़े हैं, जैसे माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को यदि हम एंजाइम वाला पार्ट को कंसीडर करें, तो एंजाइम में कुछ इस तरीके के ग्राफ दिखाई देता है। ओके, जैसे एंजाइम पढ़ते हैं कि कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड करता है, तो जब सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड करता है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सबस्ट्रेट का एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं एंजाइम बाइंड होने से। तो उसी प्रकार से, और यदि सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड नहीं होता है तो उस कंडीशन में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट में जाता है और उसमें उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो उस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर नॉर्मल हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें, यहाँ पर इस ग्राफ में जो रेड कलर वाला दिखाई दे रहा है ये सिंपल डिफ्यूजन का है, और जो आपका ग्रीन कलर वाला दिखाई दे रहा है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ग्राफ है।
ओके, तो यदि हम रेड कलर वाला पहले कंसीडर करें, सिंपल डिफ्यूजन विदाउट ट्रांसपोर्टर, इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो क्या होगा देखिए, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है काफी बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हो जो रेड कलर में इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने में क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, और जो फ्री एनर्जी है उस फ्री एनर्जी का कंज्यूम बहुत ज्यादा से ज्यादा करेंगे। लेकिन जब क्या होता है, कोई कैरियर प्रोटीन आ जाता है बीच में, तो वो जो कैरियर प्रोटीन है तो वो क्या करता है, सॉल्यूट की एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत कम कर देते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके क्या कर सकते हैं, उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर की तरफ ला सकते हैं। ओके, तो जब सॉल्यूट में जब सॉरी जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है उसमें कोई कैरियर प्रोटीन होगा, तो ये जो कैरियर प्रोटीन है इस सॉल्यूट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, और वो क्या हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ओके, प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, जब अंदर आ जाएगा तो उसे हम प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन को हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में एक्चुअल में होता क्या है। ओके, अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन reduce the activation energy for transmembrane diffusion of the solute. It does this by forming non-covalent interaction with the with the dehydrated solute to replace the hydrogen bonding with water and by providing a hydrophilic transmembrane pathway. ओके, क्या होता है जब भी कोई सॉल्यूट, यहाँ पर देख सकते हो कोई भी सॉल्यूट क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे, कोशिश करें इस चीज को। देखिए कोई सॉल्यूट है वो क्या है, पहले हाइड्रेटेड कंडीशन में है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिहाइड्रेट कंडीशन में होगा। लेकिन जो डिहाइड्रेट कंडीशन यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहा है इस मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेट कंडीशन में लाने के लिए, वो है हमारा यहाँ पर कैरियर प्रोटीन। ओके, इसके एनर्जी को क्या कर दे रहा है, इसके एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ओके, उसी बात को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूट। ओके, जो सॉल्यूट होती है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं, और उसको क्या कर, उसके बाद क्या होता है, उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर की तरफ लाने में मदद करती है। ओके, membrane protein lower the activation energy for transport of polar compound and ion by providing an alternative path across the membrane for a specific solute. ओके, स्पेसिफिक सॉल्यूट के लिए स्पेसिफिक क्या होता है, वहां पर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर लगा होता है। ओके, तो कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगा वो करता क्या है, किसी भी सॉल्यूट को यदि बाहर से अंदर या अंदर से बाहर लेना है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हो, रिड्यूस कर देते हैं, और उसे अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कैरी करने में मदद करता है। प्रोटीन that bring about this facilitated diffusion or passive transport are not enzyme in the usual sense. Their substrate are moved from one component to another but are not chemically altered. Okay, तो यहाँ पर क्या है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली कोई भी मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ओके, कंपार्टमेंट का मतलब जैसे कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यदि कंसीडर करें तो उसमें दो पोर्शन होता है, एक होता है साइटोसोलिक पोर्शन, एक होता है एक्स्ट्रा साइटोसोलिक पोर्शन। ओके, तो दो कंपार्टमेंट हो गए, दोनों कंपार्टमेंट में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से कर सकते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट speed the movement of solute across a membrane by facilitating diffusion are called transporter or permeate. ओके, यहाँ पर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं उसमें कोई भी ट्रांसपोर्टर लगा होगा, और ट्रांसपोर्टर डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कितना है, उसके हिसाब से इसका मूवमेंट की जो रेट होती है, मूवमेंट का जो रेट होती है वो उसे कंसिडर करते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, अब हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। कुछ एग्जांपल इस तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे। द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ऑफ एरिथ्रोसाइट मीडिएटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जो ब्लड सेल होते हैं जो ब्लड सेल होते हैं उसमें जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन पे हम देखते हैं कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन
यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगा। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर लगा होगा, उस ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं ग्लूट। ओके, तो ग्लूट यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं। तो ग्लूट का काम क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। ग्लूकोज इंटर द एरिथ्रोसाइट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाय अ स्पेसिफिक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ओके, at a rate about 50,000 टाइम ग्रेटर देन अनकैटलाइज्ड ट्रांसमेम्ब्रेन डिफ्यूजन। ओके, तो यहाँ पर हम दो प्रकार से ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। एक होता है कैटलाइज रिएक्शन, दूसरा होता है अनकैटलाइज रिएक्शन। ओके, तो जो कैटलाइज रिएक्शन, जैसे कि हम एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात यदि करें, हम यदि कोई भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो नॉर्मल यदि उसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो वो क्या होगा, अनकैटलाइज रिएक्शन होगा। लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा, फ्री एनर्जी ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम उसमें एनर्जी को इन्वॉल्व कर दे तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा और उसका एनर्जी भी क्या होगा, बहुत कम लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो जब हम ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो यदि ट्रांसपोर्टर नहीं लगा हुआ है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने में काफी समय लगेगा। कितना ज्यादा समय लगेगा, 50,000 गुना ज्यादा टाइम लग सकता है। ओके, लेकिन यदि हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टर को यदि लगा दे तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ऑफ एरिथ्रोसाइट कॉल्ड GLUT1 टू डिस्टिंग्विश it from related glucose transporter in other tissue is the type 3 integral protein। ओके, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 45,000 with 12 हाइड्रोफोबिक सेगमेंट, each of which is believed to form a membrane spanning helix। ओके, जो ग्लूट होता है उसमें क्या होता है, जो ग्लूट होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है, 45,000 होता है मॉलिक्यूलर वेट। और वो क्या होता है, 12 हाइड्रोफोबिक सेगमेंट होता है। जो ग्लूट होता है उसमें 12 हाइड्रोफोबिक सेगमेंट का बना होता है ये प्रोटीन, और वो अल्फा हेलिक्स का बना होता है। ओके, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो ग्लूट होता है उसमें ग्लूट का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें हम देखेंगे कि कितना अल्फा हेलिक्स होता है, कितना हाइड्रोफोबिक सेगमेंट होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये कभी कभी यहाँ पर CSIR के बी पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कंसीडर। ओके, इसके बाद हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स एनालॉजी विद एन enzyme reaction in which the substrate is glucose outside the cell, यहाँ पर outside of cell, substrate out and the product it's glucose inside solute in and the enzyme is the transporter T। ओके, यदि हम यहाँ पर जो एंजाइम का जो कॉन्सेप्ट है, ओके, जैसे एंजाइम में क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है और क्या होता है, एक एंजाइम होता है और तीसरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर उसी चीज को कंसीडर करेंगे। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो क्या है, सबस्ट्रेट है, और हमारा यहाँ पर क्या है, जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो क्या है, यहाँ पर एंजाइम की तरह काम कर रहा है। ओके, और जो हमारा जब कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर है तो वो क्या है, सबस्ट्रेट के फॉर्म में काम कर रहा है, और जब उसी ग्लूकोज को जब अंदर मतलब भेजा जा रहा है तो वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट काउंट कर रहे हैं, तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन लगा हुआ जो ग्लूट है वो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, और जब उसी ग्लूकोज को बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लाया जा रहा है, तो जब अंदर वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहुंच जाएगा तो उसे हम प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो जिस तरीके से हम एंजाइम, कोई सबस्ट्रेट होता है उसके साथ एंजाइम इन्वॉल्व होता है और उससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद उसका क्या बनता है, सबस्ट्रेट से क्या बनता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से हम यहाँ पर उसी चीज को कंसीडर करेंगे। When its initial rate of glucose uptake is measured as a function of external glucose concentration, the resulting plot is hydrophilic at high external glucose concentration. The rate of uptake approaches Vmax। ओके, जैसे हम अगर हम एंजाइम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी में क्या होता है, कोई भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन तो हम वहां पर काउंट नहीं करते हैं। जो हाफ Vmax होता है, हाफ Vmax जो होता है वो क्या होता है, सबसे मैक्सिमम क्या होता है, वहां पर बाइंडिंग होता है सबस्ट्रेट और एंजाइम का। तो जो मैक्सिमम बाइंडिंग होता है वहां पर
या बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम एफिनिटी कहाँ पर होता है, वी मैक्स, सॉरी, हाफ वी मैक्स पर क्या होता है, मैक्सिमम एफिनिटी होती है, बाइंडिंग एफिनिटी, यानी केएम क्या होता है, कम होता है, तो केएम सबसे कम कहाँ पर होगा, हाफ वी मैक्स पे। तो जब हाफ वी मैक्स अचीव हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो एफिनिटी होती है बहुत अच्छे से होते हैं और तुरंत क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम मतलब अप्लाई कर रहे हैं। ओके, किस तरीके से कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम कंसीडर करें यदि इस डायग्राम को, तो ये है ग्लूट का स्ट्रक्चर। ओके, जैसे कि यहाँ पर कितना सेगमेंट होता है, 12 हाइड्रोफोबिक सेगमेंट होता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, इस तरीके से 10, 12। तो यहाँ पर ये 10 तक दिखाया गया है, लेकिन 12 सेगमेंट इसका होता है। ओके, तो इस तरीके से ये ग्लूट का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ पर डी ग्लूकोज जो है, यहाँ पर नेचर में डी ग्लूकोज इस तरीके से है। तो जो डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बाहर से कहाँ पर आना है, देखिए ये आउटसाइड में है, आउटसाइड से कहाँ पर आना है, इनसाइड में आना है। तो अब जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर की तरफ है तो ये एज अ सबस्ट्रेट हम इसको काउंट कर रहे हैं, और जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा तो एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसे कंसीडर करेंगे। और बीच में जो ग्लूट 1 लगा हुआ है, ये जो ग्लूकोज सॉरी ग्लूट लगा हुआ है, ये ग्लूट क्या है, हमारा एंजाइम की तरह हम इसे मान रहे हैं, एंजाइम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया हमारा एंजाइम। तो जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, ओके, जो ग्लूट के साथ बाइंड करेगा, आप देख सकते हो इसका स्पेसिफिक क्या है, एक कैविटी बना हुआ है, एक साइट है, इसी साइट में क्या होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाइंड होगा। ओके, तो ये जो इसको हम T1 कंसीडर कर रहे हैं, जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाइंड नहीं हुआ है। अब जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस एक्टिव साइट पे बाइंड होगा, तो हम इसे क्या जब बाइंड होगा तो इसमें क्या होगा, देखिए इसका जो कन्फॉर्मेशनल, इस प्रोटीन का कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा। तो जब कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसको हम T2 काउंट करेंगे। ओके, बाइंड किया ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और जब बाइंड करने के बाद इसका जो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस है, उस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस को हम यहाँ पर T2 कंसीडर कर रहे हैं। तो जब T2 कंडीशन आएगा तो आप देख सकते हो जो T1 है उसमें क्या है, अपर साइड ओपन था। अब जब T2 कंडीशन हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाइंड हो चुका है, तो T2 वाला जो उसका जो ऊपर का जो यूनिट है वो क्या होगा, क्लोज हो गया है, और जो नीचे का यूनिट है वो क्या हो गया, यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो गया। तो जब ये ओपन हो गया तो क्या होगा, फिर ये जो हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो बाहर से अंदर की तरफ आ चुका है। ओके, और फिर क्या हो गया, ये इसका कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, अगेन कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुआ है, और वापस से जैसा था वैसा ही वो उसमें चेंज हो गया, यानी कि T1 से T2 में कन्वर्ट हुआ, और T2 से फिर वापस किसमें कन्वर्ट हुआ, T1 में कन्वर्ट हुआ है। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, सॉरी, सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में बाइंड किया, तो यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड हुआ, और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वापस फिर एंजाइम भी अपना काम कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, इस तरीके से हम एंजाइम सबस्ट्रेट की जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, सेम मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो हो रहा है। सबस्ट्रेट और एंजाइम एक साथ आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, और जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया तो फिर एंजाइम फिर अलग हो जा रहा है। ओके, इस तरीके से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बाहर से अंदर की तरफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर किस तरीके से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मोस्ट ऑफ द एग्जांपल। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो ग्लूट होता है, ग्लूट क्या करता है, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्लूट का। ओके, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे ग्लूट 1 से लेकर के ग्लूट 12 तक। ओके, जैसे कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन ह्यूमन। ओके, जो ह्यूमन में जो ब्लड सेल होता है उनमें इस तरीके का बहुत सारा ग्लूट का हम यहाँ पर डिटेल से ग्लूट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका कैटेगरी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर है, तो ट्रांसपोर्टर में ग्लूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर ग्लूट दिया हुआ है जो ट्रांसपोर्टर है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, टिश्यू वेयर एक्सप्रेस्ड। ओके, कौन कौन से टिश्यू या कौन कौन से ऑर्गन में ये प्रेजेंट होता है ये ग्लूट, और उसका कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, किस तरीके से ये इसका रोल प्ले होता है। ओके, और बीच में दिया है केटी, और केटी को हम यहाँ पर मिलीमोलर कंसीडर करते हैं। ओके, केटी का मतलब हम
km से यहाँ पर डिनोट करेंगे। ओके, जैसे कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन में हम देखते हैं कि जिसका km ज्यादा जितना कम होगा उसका एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगा। ओके, और वो प्रोडक्ट में उतनी ही तेजी से कन्वर्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा जैसे ग्लूट की बात हम कर रहे थे, तो ग्लूट क्या है, ये एंजाइम है। ओके, और जो हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो क्या है, हमारा सबस्ट्रेट है। तो ग्लूट और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ कितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये जो केटी है, या जो इस केटी को हम केएम से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो जिसका जितना केटी होगा, जिसका केटी जितना कम होगा उसका क्या होगा, ग्लूट के साथ ग्लूकोज का उतना ही उसका बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे ग्लूट 1 को यदि हम देखें यहाँ पर, तो ग्लूट 1 कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, ये इरिथ्रोसाइट में, ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटा, मोस्ट टिश्यू एट द लो लेवल। तो इस तरीके से इसका एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हमें ध्यान में रखना है। ओके, अगर हम ग्लूट 1 की अगर केटी या केएम की बात करें तो क्या कितना होता है, इसका जो केएम होता है वो कितना होता है, 3 माइक्रोमोलर। ओके, सॉरी मिलीमोलर होता है, 3 मिलीमोलर इसका क्या होता है, ये केटी होता है। और ये कहाँ पर इसका जो रोल क्या होता है, बेसल ग्लूकोज अपटेक, यानी कोई भी ऑर्गन से क्या हो सकता है, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड में होगा, तो उसको हम बोलते हैं बेसल ग्लूकोज अपटेक। ओके, तो इस तरीके से इसका रोल है। और जो ग्लूट 1 होता है ये यूनिवर्सल होता है, लगभग हर ऑर्गन में प्रेजेंट होता है ग्लूट 1। यदि हम ग्लूट 2 की बात करें यहाँ पर, तो कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, ये इसका एग्जांपल है, लीवर हो गया, पैंक्रियाटिक सेल हो गया है, ओके, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो ये ग्लूट का एग्जांपल है। इसका जो आपका बाइंडिंग एफिनिटी होता है या जो केटी या केएम होता है वो होता है 17। ओके, जो ग्लूट 2 होता है ये क्या करता है, इन लीवर एंड किडनी रिमूव ऑफ एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड। ये क्या कर सकता है, ये जो ग्लूट 2 होता है ये क्या करता है, जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जो ग्लूट 1 है वो क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज अपटेक करता है, और जो ग्लूट 2 होता है ब्लड से ग्लूकोज को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। ओके, इस तरीके से ये इंसुलिन रेगुलेटेड होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इन पैंक्रियास रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन रिलीज। ओके, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, और ये जो पहला वाला होता है ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल ध्यान में रखना है, और इसका जो फंक्शन है उसको ध्यान में रखना है। अगर ग्लूट 3 की बात हम करें तो ये कहाँ पर होता है, ब्रेन होता है, न्यूरॉन्स, टेस्टिस, स्पर्म इसमें पाया जाता है, ये भी बेसल ग्लूकोज अपटेक का काम करता है। ग्लूट 4 को यदि हम देखें तो मसल सेल होता है, फैट, हार्ट, इस तरीके से इसमें ये ग्लूट 4 का एग्जांपल हो गया है। और जब ग्लूट 3 का जो वो आपका केटी होता है या केएम होता है वो 1.4 होता है। ग्लूट 4 का जो केटी होता है वो होता है 5। ओके, तो इस तरीके से आपको एग्जांपल याद रखना है। ग्लूट 5 ये इंटेस्टाइन, ओके, टेस्टिस, किडनी, इसका जो आपका बाइंडिंग एफिनिटी होता है, ये जो केटी होता है वो 6 होता है। ये प्राइमरीली फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट को करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपको कुछ मेजर कम से कम एटलीस्ट आपको 6 तक याद करना चाहिए। उसके बाद क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज रहता है सीएसआर के क्वेश्चन में। सीएसआर के जो सी वाला पोर्शन होता है उसमें कॉम्बिनेशन में ये इस तरीके के क्वेश्चन वहां पर डिजाइन होता है। कॉम्बिनेशन में ग्लूट 1 दे देंगे, ग्लूट 4 दे देंगे, ग्लूट 3 दे देंगे, और उसको आपको मैच कराना है कि इससे इसका मैच कराना है, किससे किसका मतलब ग्लूट 1 का फंक्शन क्या होता है, ग्लूट 2 का फंक्शन क्या होता है। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर ग्लूट 12 तक दिया हुआ है, आप चाहे तो पूरा याद कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली आपको लगभग 6 तक आपको याद करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर है जो कि ग्लूट के बारे में इंफॉर्मेशन था। ओके, तो इस तरीके से हम देखे कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है ग्लूट का। ओके, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन के बारे में आज हम बात किए हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के। ओके, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसमें हम बात करेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, जो एक्टिव और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था ओवरऑल इंफॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो पैसिव जो डिफ्यूजन था, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट था, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक तो सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो हम एग्जांपल के साथ हम इसको कंसीडर किए हैं। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो यदि समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, और इसको लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ओके, तो इसी तरीके से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।